बोले। और सर इसमें टाइपिंग टेस्ट भी रहता है कहीं ना कहीं लास्ट में जाके, तो उसकी तैयारी बच्चे को किस तरह से और कब से कर देनी शुरू? इसमें एक मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा। हाँ, मैं 10 सालों से कंप्यूटर से जुड़ा था। हाँ, और ऐसा होता था कि मैं अपना अपना कभी भी टाइपिंग जब लगे था, टाइम लगता तो मैं करता करते थे। लेकिन मैं 10 सालों में टाइपिंग नहीं कर पाया। लेकिन हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये है विक्ट्री वॉइसेस विद ब्रेन ट्री इन्फोटेक और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अनीशा शेख। पहचान तो गए होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विक्ट्री वॉइसेस में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन अभ्यर्थियों से जिन्होंने एक लंबे अंतराल के बाद सफलता प्राप्त की है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज मुलाकात करते हैं हम सबके हर दिल अजीज मिस्टर अमित ठाकुर जी से। तो अमित ठाकुर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ब्रेन ट्री इन्फोटेक के विक्ट्री वॉइसेस में, और बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने एग्जाम फाइनली पास कर लिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू। अमित सर, मेरा पहला सवाल थोड़ा लीक से हटके रहने वाला है। मैं ये जानना चाहूँगी, बहुत से लोग तो जानते होंगे कि JOIT क्या होता है, लेकिन बहुत से दर्शक ऐसे भी होंगे, जिनमें मैं भी एक हूँ, जो नहीं जानता कि JOIT होता क्या है। तो पहले कुछ रोशनी डाल दीजिए JOIT के ऊपर कि ये है क्या। JOIT का मतलब है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले जो ये पोस्ट कोड था वो क्लर्क हमारे होते थे। वो क्लर्क में क्या होता था कि उसमें कंप्यूटर का पोर्शन बहुत कम रहता था। लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे इम्प्रूव हुई, ऑफिस में जैसे हमारी जो कंप्यूटर की व्यवस्था है वो बढ़ी, तो उसके साथ साथ में उनको जरूरत पड़ी कि कुछ टेक्नोलॉजी के लोगों को वहाँ पे लगाया जाए। तो इसी करके उन्होंने JOIT पोस्ट कोड निकाला। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे देश तरक्की कर रहा है तो हर चीज़ में इम्प्रोवाइजेशन हो रही है, तो हम भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर के युग में प्रवेश कर रहे हैं। तो हिमाचल ने भी इसी को कंटिन्यू करते हुए कंप्यूटर बेस्ड कुछ पोस्ट निकाली थी, तो उसको JOIT बोल सकते हैं। जी जी, ठीक है। और उसमें JOIT में बेसिकली क्या होता था कि जो पहले क्लर्क का एग्जामिनेशन होता था उसमें कंप्यूटर का सिलेबस नहीं रहता, नहीं था। लेकिन JOIT के अंदर टोटली पोर्शन जो है, हाफ से अधिक पोर्शन जो है वो कंप्यूटर का रहता है। तो मतलब टेक्निकल स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए बनाया है। तो सर JOIT का एग्जाम क्रैक करके ना बच्चा बेसिकली किस तरह के डिपार्टमेंट को सर्व करता है और कौन से प्रोफाइल पे सर्व करते हैं? तो आपने बता ही दिया क्लरिकल में रहेगा, लेकिन कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे रहते हैं जिन पे वो सर्व कर सकता है? मैम, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। जैसे स्पोर्ट्स कोड के अंदर 74-75 के लगभग डिपार्टमेंट थे, जिसमें DC ऑफिस और अलग अलग ऑफिस रहते हैं। जैसे PWD हो गया, DC ऑफिस रह गया, और अलग अलग जितने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रशासनिक सेवाएं जो देते हैं उसमें अलग सब डिपार्टमेंट मतलब रहता है। ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, जिसमें हायर एजुकेशन, सभी ITI, टेक्निकल एजुकेशन, सारी चीजें रहती सभी में आपको इंक्लूड करता है। सर ये बात तो हम लोग को सबको पता है, सारे हमारे दर्शक भी जानते हैं कि JOIT एक लंबा जर्नी रहा है। माने 2020 में आपने एग्जाम भरा, सब कुछ स्मूथ चला, 2021 में आपका एग्जाम हुआ, लेकिन हम सबको मालूम है कि रिजल्ट आते आते बहुत लंबा समय बीत गया। लाइक आपका रिजल्ट फाइनली 9 अगस्त 2024 को डिक्लेयर हुआ। तो क्या वजूहत रहे इस बात के पीछे कि आपका रिजल्ट इतनी लेट निकला, और क्या संघर्ष आपको करने पड़े रिजल्ट को लेने के लिए? देखिए मैम, जब ये पोस्ट कोड आया था तो इसमें 1867 पोस्ट थी। और किसी भी गवर्नमेंट की इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट पहली बार किसी गवर्नमेंट ने की थी इतने बड़ी। इसमें से लगभग 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म भरा था। और 1867 पोस्टों के लिए भरा था। लेकिन जैसे जैसे इसका एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन के बाद जो है पोस्ट कोड 556 ने इसके ऊपर याचिका दायर की कि इसमें जो 500 पोस्ट है वो 556 की मर्ज की गई। जिसके चलते क्या हुआ कि उनकी याचिका को मान लिया गया और ये केस लटका रहा। फिर प्रीवियस गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया कि इसको करवाने के लिए उन्होंने किया कि इस 500 पोस्टों को होल्ड किया जाए। और होल्ड करने के बाद 1367 पोस्टों पे इन्होंने जो है वो टाइपिंग भी कराया और डॉक्यूमेंटेशन भी कराया। मतलब बीच में आपको रोक रही हूँ, तो बीच में कुछ टाइम के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी हुई और टाइपिंग स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपके पिछली गवर्नमेंट ने करवाया ताकि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि बच्चों का प्रेशर था कि भाई बहुत समय हो गया। तो इसके चलते ये हुआ, पोस्ट कोड में ही हुआ। फिर जैसे ही इसका डॉक्यूमेंटेशन का फाइनल प्रोसेस चल रहा था तो 817 के कुछ अभ्यर्थियों ने इसके ऊपर याचिका दायर की कि जब हमारा नोटिफिकेशन निकला था तो हमने जो है वो एग्जाम जो है 1867 पोस्टों पे दिया और अब जो है वो डिडक्ट करके 1367 पोस्टें दे दी गई है। तो ये हमारे साथ में अन्याय है और हमें पूरी पोस्टें मिलनी चाहिए। फिर ये लटका, और लटने के बाद फिर हम केस जीते और फिर टोटल जो है 1867 पोस्टें
मतलब जो 9 अगस्त को रिजल्ट आया वो 1867 पूरी पोस्ट के लिए निकाला गया था। पोस्ट निकाला गया, फिर नई गवर्नमेंट बनी, इलेक्शन हुआ, नई गवर्नमेंट बनी, उन्होंने वादा किया था कि निकालेंगे। फिर हम लोगों का यही सिलसिला था कि मुख्यमंत्री जी से मिलना है, विधायकों से मिलना है, मंत्रियों से मिलना है, उसी क्योंकि हमारे एंड पे तो यही हो सकता था, बाकी तो कोर्ट का प्रोसीजर था वो चलता रहा। मतलब एक लंबा संघर्ष आप चलाते रहे जिसमें सरकार के साथ आपका मिलना जुलना भी कहीं ना कहीं लगा रहा। मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि हमारे साथी अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत करके, अगर आप देखेंगे सेक्रेटरीट के बाद रातों को उन्होंने जो है आंदोलन किया, और सरकार भी इसके ऊपर थोड़ा अपना पॉजिटिव रखा, और चलो कहीं ना कहीं सरकार ने बच्चों का साथ दिया और आप लोग का साथ दिया, और आपने आंधी तूफान का कुछ सोचा नहीं और बस संघर्ष पे संघर्ष चला के रखा, और फाइनली एज यू सेड ऑल वेल देन एंड्स वेल, वो वाली कहावत आपके ऊपर लागू हो गया, यानी कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, वो आप कर। हमारे बहुत सारे एक जगह पे मेरा भी जाना हुआ आंदोलन में, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने लगातार इसके लिए संघर्ष किया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप भी उनका हिस्सा बने, एक बार ही लेकिन बने जरूर है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली रिजल्ट आपके सामने, और आप अब फिलहाल किस डिपार्टमेंट को सर्व करने वाले हैं आप इन फ्यूचर? फिलहाल तो मुझे जो है डीसी ऑफिस में डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है, फाइन, बहुत अच्छे, मुबारक एक बार फिर से इसके लिए। अच्छा अमित सर, हर एक इंसान की पढ़ाई करने की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपनी रणनीति होती है, आइडियोलॉजी होती है, लेकिन आपने क्या रणनीति अपनाई जब आपने एग्जाम भरा 2020 में? तो आपकी क्या आइडियोलॉजी थी कि मैं क्या करूंगा कि एग्जाम पास? मैं जो है वो कंप्यूटर के क्षेत्र में पहले से ही टीचिंग भी करा रहा हूँ। 2010 सालों से मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा था, तो क्योंकि JUIT का एग्जाम था उसमें कंप्यूटर का पोर्शन होना था, तो मैंने भी बच्चों के साथ में पेपर भरा था। मुझे पता था कि चलो मैं इसको भरूंगा, और जैसे मैंने इसको एग्जामिनेशन को भरा, मेरे कुछ ऐसे खास स्ट्रेटजी नहीं थी कि भाई मैं जो इसके एग्जाम को क्रैक करूंगा। मैंने भरा था, और बहुत सारे अपने जो हमारे भी स्टूडेंट्स थे उनको भी बोला था कि जैसे इसमें गर्ल्स के लिए फ्री था, तो सबके लिए हमने बोला कि आप भरो इसको एग्जामिनेशन को, और इतनी सारी पोस्टें पहली बार निकली थी तो सभी ने इसको भरा। हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि मुझे था कि 120 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर के रहने वाले हैं, तो कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने इस पे बेस बनाया, और लैंग्वेजेस के उसका सिलेबस निकाला, उसके आधार पे हम बच्चों ने मेहनत किया। और तो टीचर होने का कहीं ना कहीं आपको फायदा हुआ क्योंकि आप टीचर थे ऑलरेडी, तो आपको पढ़ाई करने की मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इसके माध्यम से कि देखो, टीचर होने का तो मुझे चलो था ही कि भाई मेरा कंप्यूटर में अनुभव था, लेकिन एक चीज जो मैं लैक कर गया कि मुझे जो है वो अपने जीके वाला पोर्शन पे ज्यादा काम करना था। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में ये नहीं कर पाया, नहीं तो और बेहतरीन कर पाते बहुत, मतलब और अच्छा रिजल्ट क्या होता सर? इसमें एक्चुअली बेसिकली इसमें रेगुलर पोस्टें भी थी, एक्साइज डिपार्टमेंट की रेगुलर पोस्टें भी थी, तो अगर मैं हो सकता है शायद उसमें होता है। तो अगर आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना हो या बच्चों को बताना हो कि किस तरह की एक रणनीति अपनानी चाहिए बच्चे को एग्जाम के लिए, तो वो क्या होगी आपकी तरफ से? मैम, एग्जाम को क्रैक करने की हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, ये तो और एक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो है किस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमें चाहिए कि उसके सिलेबस को डाउनलोड किया जाए और उससे संबंधित चीज़ों को स्टडी करके स्ट्रेटजी बना करके ही पढ़े। मतलब मैं बच्चों का देखता हूँ, कई लोग क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोई स्ट्रेटजी फॉलो ना करते हुए बस सिर्फ पढ़ रहे हैं, और अलग अलग कोई स्पेशल बुक्स को ना फॉलो करके और ना किसी गाइड को फॉलो करके सीधा बस पढ़ रहे हैं अपने आप से। आजकल लाइब्रेरीज का बहुत ट्रेंड है, लोग जो है वो बड़ी बड़ी बुक से लेकर के सिर्फ पढ़ रहे हैं, बल्कि उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी गाइडेंस की जरूर होती है, और विदाउट गाइडेंस जो है वो सक्सेस पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेट हो जाता है। ऑफ कोर्स सही बात कर रहे हैं, टीचर के बिना तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जिस भी फील्ड में आप जाएंगे टीचर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। हाँ, गाइड किया हो सकता है, कहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी को कोचिंग लेना चाहिए, पर आपके पास एक अच्छा गाइड होना चाहिए। वो आपका भाई भी हो सकता है, आपका कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपको गाइड करे कि अगर आपको इस चीज की प्रिपरेशन करनी है तो आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम गाइडेंस नहीं होगी हमारे पास, पा लेंगे, हो सकता है कई लोगों ने विदाउट गाइडेंस की पाया भी हो, लेकिन उसमें फिर लेट हो जाएगा आदमी। अगर हमारे पास गाइड हो तो फिर अच्छे तरीके से हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहे, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, मेंटोर होना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। वो जरूरी नहीं कोचिंग सेंटर के टीचर ही होंगे या टीचर ही होंगे, वो आपके भाई, आपकी पापा मम्मी में से कोई भी हो सकता है। कोचिंग सेंटर इसीलिए भी होता है क्योंकि कोचिंग सेंटर जो है लगातार कई सालों से प्रिपरेशन करा रहे होते हैं, और उनका अनुभव जो है वो
होता है बच्चों को अधिक होता है अनुभव, तो उससे बहुत फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित सर, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों को अगर JOIT का एग्जाम फ्यूचर में बच्चा भरता है, कोई बच्चा, तो वो किस तरह की बुक्स का पर्टिकुलरली उसको रेफरेंस आप देना चाहेंगे? कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर कौन सी बुक्स को मैं फॉलो करूंगा? हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली पूछते भी है, अभी भी हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो पूछते हैं कि देखो, एक तो हमें जो है, एक चीज मैं उनको भी बोलता हूँ, हमें नोट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। अच्छा। नोट्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई मैंने नोट्स बनाए तो मेरे नोट्स पढ़ लेंगे तो वो सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा उसका फायदा नहीं होगा। आप मुझे प्रॉपरली बुक्सों को पढ़ना चाहिए, अपने नोट्स क्रिएट करने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आप अच्छे से तैयारी करोगे तो जरूर आप सक्सेस होंगे। हमने जो तैयारी कराई थी बच्चों को, या मैंने खुद जो पढ़ा था, क्योंकि मैंने BCA किया था, मास्टर्स किया था, तो जिस सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो मुझे बुक सुटेबल लगती थी, मैं BCA की बुक को भी पढ़ाता था। और ITS के जो कोर्स चलते थे +1 +2 में, जो ITS कोर्स चलता, उसकी बुक्स को मैं फॉलो करता था। और लैंग्वेजेस के लिए मैं BCA के बुक्सों को भी फॉलो करता था। तो इसी तरह से अगर हम अलग अलग से अकॉर्डिंग टू सिलेबस बुक्स फॉलो करेंगे तो फिर। तो अभी हम JOIT की ही बात कर रहे हैं, तो JOIT के लिए ज़्यादा किस चीज़ की और पढ़ाई करनी पड़ती है? आपने शुरुआत में कहा कि अगर मैंने GK पे फोकस कर लिया होता तो शायद मैं अच्छी पोस्ट पा पाता। इसमें मैम अलग अलग, मैंने बोला कि आदमी का अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कईयों लोगों का जो कंप्यूटर से हट के है, उनका GK स्ट्रांग होगा, अच्छा, तो उनको जो है कंप्यूटर के पोर्शन पे फोकस करना पड़ेगा। कितने स्लैब में क्वेश्चन आते हैं हमको, और हम कितने फोकस करना चाहिए? मुझे आगे का नहीं है पता कि कैसा पैटर्न रहेगा, लेकिन हमने जो फोकस किया था कि MS ऑफिस जो है इसमें मेन कड़ी रहता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्योंकि आप जब अपॉइंट होंगे तो उसमें भी आपका सबसे ज्यादा काम जो है वो MS ऑफिस पे रहने वाला है। तो बेसिकली उसमें क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछे जाएंगे आपसे। तो आप लोगों को मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं तो MS ऑफिस ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और सर इसमें टाइपिंग टेस्ट भी रहता है कहीं ना कहीं लास्ट में जाके, तो उसकी तैयारी बच्चे को किस तरह से और कब से कर देनी चाहिए? इसमें एक मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा। मैं 10 सालों से कंप्यूटर से जुड़ा था, और ऐसा होता था कि मैं अपना कभी भी टाइपिंग जब लगे था, टाइम लगता तो मैं करते थे, लेकिन मैं 10 सालों में टाइपिंग नहीं कर पाया। लेकिन जब मेरे सामने सिचुएशन आई कि भाई 1 महीने बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, तो फिर मैंने थोड़ा फोकस किया। बच्चे भी हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे भी हमारे साथ में टाइपिंग करते थे, और 60 के लगभग हमारे टाइपिंग का बैच बैठता था। तो फिर जैसे जैसे मैं उनके साथ भी करता था, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था कि नहीं यार, मैं वापसी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं सबको टाइपिंग सिखा रहा हूँ, अगर मैं छूट जाऊंगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। फिर मैंने थोड़ा सा फोकस किया, और वहाँ पे भी मैंने दिखाया कि यहाँ पे आपका टाइपिंग स्पीड हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन जैसे ही आप हॉल में बैठते थोड़ा सा awkward लगता है, डर लगता है, नर्वसनेस आती है जब आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाते हैं। उस चीज को हैंडल करते हुए और कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए अगर आप करेंगे तो सब कुछ हो जाता है। मैंने कुछ बच्चों को ऐसा भी देखा है जिन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर टाइपिंग की स्पीड को बहुत अच्छा इंप्रूव किया। मतलब उनमें एक स्पेशल स्किल बोल सकते हैं कि उन्होंने कर लिया। नहीं, इसमें देखो कुछ स्ट्रेटजी भी होती है, और कुछ जो है वो उनकी लगन भी होती है। हाँ बिल्कुल, लगन तो बहुत जरूरी। जी, अगर मतलब आपकी लगन नहीं है तो 10 साल भी कम पड़ेंगे, और अगर आप लगन से करोगे तो 1 महीने में भी बहुत कुछ ये बहुत अच्छी बात मुझे आपकी लगी। मैं बच्चों को बताना चाहूंगी कि अगर कोई चीज सीखनी है तो उसके लिए भूख होना बहुत जरूरी है उस चीज का। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, मैथ सीखना है, GK पढ़नी है, कंप्यूटर सीखना है, तो उसकी भूख आपके अंदर से आनी चाहिए। कोई सिखाने आएगा नहीं बाहर से, खुद से आपके अंदर होना चाहिए। क्या सर आप क्या बोलेंगे इस बात के ऊपर? जी बहुत, मैं यही बात होती है, जेन्युइन बात है, और यही आदमी का होता है कि आपका पास एक प्रॉपर गाइड होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, भूख होनी चाहिए। खाना खाने के लिए भूख लगती है तो खाना खाने जाते हैं, ऐसे पढ़ाई के लिए भी भूख होनी चाहिए कि पढ़ना है मुझे उस टाइम पे जाकर, तो ये भूख भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो अमित सर, शो को एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तो रह गया। तो सवाल ये था कि 2021 में एग्जाम हुआ, रिजल्ट नहीं आ रहा था, 2024 में रिजल्ट आया, तो ये जो बीच का समय था 3-3.5 साल का समय, इस दौरान कितना प्रेशर था आपके ऊपर? लाइक होता है ना कि फैमिली भी प्रेशराइज कर दिया कि अभी तो भाई अब तो इतनी उम्र भी हो गई है, एग्जाम कोई नहीं निकल रहा है, जॉब वॉब नहीं प्रॉपर आ रही है, तो कोई शादी वादी का प्रेशर डाला है फैमिली ने, या फ्रेंड्स लोग का प्रेशर कैसा था? आपने देखा होगा कि आपके दोस्त लोग कहीं जॉब लग गए, किसी की शादी हो गई, कोई कहीं सेटल डाउन हो गया,
आप किस तरह से इस समय को निकाल रहे थे, मतलब कितने प्रेशर में थे या आप रिलैक्स थे कि ठीक है हो जाएगा इस तरह? नहीं, एक्चुअली मैं जैसे पहले हमारा रिजल्ट मतलब मार्क्स हमें शो हो चुके थे 2 साल पहले कि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो लगभग लग रहा था कि इतने मार्क्स में हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको रोक रही हूँ बीच पे, कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मैं तो पास हो ही जाऊंगा जब भी रिजल्ट आएगा? नहीं, देखो ऐसा उम्मीद तो सबको ही थी, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी उम्मीद थी कि हम लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ कारण से, मेरिट हाई होने के कारण से उनका नहीं हो पाया। लेकिन मेरा ऐसा था कि मेंटल प्रेशर लेने का ये था कि इस पोस्ट कोड में क्या हुआ कि देखो इन 4 सालों में कभी रिजल्ट आ रहा है, कभी टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, कभी ऐसा चल रहा था प्रोसीजर। मतलब प्रोसेस रुका नहीं था, कुछ ना मतलब थोड़ा कुछ टाइम बाद रुका था, और लोगों को ऐसी उम्मीद थी इतनी सारी पोस्ट है, नौकरी लग ही जाएगी, तो इतना प्रेशर नहीं था। लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट मुझे करती है, तो ऐसा कभी मुझे प्रेशराइज होने के मतलब पड़ा नहीं। और दूसरा क्या था कि मैं लगातार जो है पढ़ा ही रहा था इंस्टीट्यूट में, तो उस तरह से भी मुझे शायद मतलब प्रेशर कहीं ना नहीं, समय नहीं था आपके पास मेंटल प्रेशर लेने का। सोशल काफी ज्यादा लगता है मेरे को आपके, तो आपका शायद दोस्तों ने और नहीं मतलब इस तरह से नहीं रहता था लोगों को कि भाई ऐसा ये कोई बेचारा टाइप का सीन बना रही है ऐसा कुछ इस तरह का। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कहीं ना कहीं आपका जो सोशल गैदरिंग है वो भी काफी सपोर्टिव रही है आपके लिए इस चीज। नहीं, इसमें ऐसा होता था कि देखो कि जैसे मैं नेट के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आपने उसके लिए प्रिपेयर किया? तो फिर मतलब ऐसा नहीं था मेरा कि नहीं ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि मेरा ये होना ही है, तो फिर उन लोगों का नहीं हो पाया, उस चीज़ का मुझे दुख है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 या 2 मार्क्स आधे मार्क्स से रह गए, तो मतलब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इतना मेरिट नहीं जाएगा, लगभग 53 के आसपास जाएगा, जबकि जनरल मेरिट जो है 55 पॉइंट समथिंग जो है आगे गई है, तो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कुछ कारण से कुछ बच्चे रह गए हैं, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि हौसला नहीं हारना चाहिए बेचारे, वो लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, आने वाले एग्जामिनेशन में और बेहतरीन आप कर सकते हैं। चलो आपने मेरी बात खुद ही कर दी, मैं कहने वाली थी कि क्या आप बच्चों को इस तरह क्या संदेश देना चाहेंगे? तो फ्रॉम माय साइड इज बेटर लक फॉर देम फॉर द नेक्स्ट टाइम। और उसके अलावा आप जरूर बच्चों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो बच्चा वो पुलिस की तैयारी करे, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करे या किसी की भी तैयारी करे, तो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? मैं एक ही बात बच्चों को बोलूँगा कि आपके अंदर पेशेंस, जुनून और गाइड, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक। आप जो है वो बहुत जल्द, आपका गाइड जितना अच्छा होगा आप उतना जल्दी सक्सेस पाओगे। आपके अंदर जितना जुनून होगा उतनी मेहनत करोगे और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक, तो धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपसे मुलाकात बहुत अच्छी रही। तो ये थे हमारे साथ आज अमित ठाकुर जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है आपको इनसे की गई बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो फिर कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी भी नेक्स्ट कोई वीडियो बने तो आपके दरवाजे पे नॉक करके आ जाए। तो आज के लिए धन्यवाद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सायोनारा।